नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा पार्ट और इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आयनों के लिए मोल के फॉर्मूले और उससे संबंधित क्वेश्चन। जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अणुओं की संख्या निकालना, परमाणुओं की संख्या निकालना। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं फार्मूलों का उपयोग करेंगे आयनों के लिए। क्लियर है? तो जो मोल के फार्मूले मिले थे आपको पहली वाली क्लास में, चलो वहीं से कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पहला उदाहरण लो आप, 9.6 ग्राम SO4-2 के कुल आयनों की संख्या बताओ। मतलब 9.6 ग्राम SO4-2 में कुल कितने आयन होंगे ये निकालना है आपको। पॉज करो स्क्रीन को और अपने से ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया। देखो यहां पे निकालना है आपको कुल आयनों की संख्या और ये दिया गया है मात्रा ग्राम में। तो मोल का फार्मूला जो लिखा था आपने, मोल बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटा परमाणु भार या अणु भार। परमाणु के लिए परमाणु भार, अणु के लिए अणु भार। अब यहाँ पर आयन आ गया है तो हम उसको बोल देंगे आयनिक भार। मतलब ये जो आयन होगा उसका भार, ये आयनिक भार का मतलब क्या है, ये जो आयन होगा उसका भार बराबर। अब जैसे यहाँ पे लिखते थे परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या बटा Na, तो अब यहाँ पर आयन है तो यहाँ से आएगा आयनों की संख्या, जिसको हमने कैपिटल N मान लिया, बटा अवोगाद्रो संख्या। ये फार्मूला, इन दोनों फार्मूले को हम एक साथ लगाएंगे और अपना N निकालेंगे। तो देखो द्रव्यमान दिया गया है 9.6, इसका अपने को निकालना है भार। तो सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन 16 चौको 64, 96 बराबर N निकालना है आयनों की कुल संख्या बटा Na। तो यहाँ से कैपिटल N कितना मिलेगा आपको, ये 0.1 आएगा और ये Na गुणा में जाएगा तो 0.1 इंटू Na। आप चाहो तो Na का मान रख के सॉल्व कर लो, यही आंसर है। कॉपी करो। बात समझ में आ गई? जैसे हम फार्मूला किसी अणु और ये परमाणु के लिए लगाते थे वही काम करेंगे आयन के लिए। क्लियर है? चलो अब थोड़ा बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन का लेवल। यहीं पे पूछते हैं आपसे कि इतने ग्राम SO4- में कुल इलेक्ट्रॉन बताओ, कुल प्रोटॉन बताओ, कुल न्यूट्रॉन बताओ। जैसे वहाँ पे आपने निकाला है ना, उसी प्रकार यहाँ कुल इलेक्ट्रॉन, कुल प्रोटॉन, कुल न्यूट्रॉन। सवाल समझ में आ गया? सवाल लिखो, पॉज करो, ट्राई करो। ट्राई करो। सेम कॉन्सेप्ट जैसे वहाँ पे लगाते थे यहाँ पे लगाएंगे। वहाँ पर याद करो जैसे H2O, उदाहरण के लिए H2O ले लेते थे। H2O का मात्रा 1.8 ग्राम था मान लो। इसके कुल इलेक्ट्रॉन निकालने होते थे तो क्या करते थे, हमने कहा था शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको। अणु से जा रहे हो इलेक्ट्रॉन में तो सबसे पहले आपको अणुओं की कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या, शॉर्ट ट्रिक मतलब है ये फार्मूला ही, लेकिन इजी तरीके से, फास्ट तरीके से कैसे लगाएंगे। द्रव्यमान बटा अणुभार इंटू Na का गुणा करो तो ये आ गया अणुओं की संख्या। अब एक अणु में इलेक्ट्रॉन देख लो कितना है, हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन को हो गया 8, मतलब एक अणु में हो गए 10। तो इतने अणु में कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कर दो, यही हो गया अपना आंसर। तो यही तरीका यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो एक एक नियम से लगाओ, अगर देखो तुरंत लगाना हो, एक लाइन में लिखना हो तो 9.6 ग्राम को मोल में बदलो, 96 अभी इसका निकाल लिया हमने भार। अब देखो ये तो हो गया मोल, मोल में गुणा करोगे Na का तो क्या मिलेगा, आयनों की संख्या। क्यों? क्योंकि ये आयन है तो ये हो गया आयनों की संख्या। अब देखो ये कुल आयन है, इतने हो गए कुल आयन, और एक आयन में यदि हम
इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल आयन गुणे एक आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे निकालते थे कुल अणु गुणे एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अब यहाँ पर कुल आयन गुणे एक आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लो उसको हम मान लिए ई ही मान लिए, तो अब यहाँ ई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ पे रख देंगे, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तरीका समझ में आया? चलो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं SO4-2 में। तो अब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना जानते हो, किसी अणु के लिए, किसी परमाणु के लिए, किसी आयन के लिए। मान लो जल्दी से बातें करते हैं। जैसे सोडियम होता है 11-30, तो यहाँ पे ये आयन नहीं है, ये उदासीन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जो कि परमाणु भार के बराबर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 11, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है परमाणु, ये क्या है, परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। ये उदासीन परमाणु था, तो उदासीन परमाणु के लिए होता है। कॉपी कर लो इसको, पॉज करके कॉपी कर लो, ये आप जानते हो, फिर भी हम जल्दी से बोल देते हैं। अब देखो किसी आयन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना हो, मान लो पूर्णांक वाला लेते हैं, कोई नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन आयन ले लिया हमने, N-1 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आयन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं रहती। प्रोटॉन तो सदैव क्या होता है, देखो इसका परमाणु क्रमांक, अगर ये आयन नहीं होता नाइट्रोजन तो ये 7N14 होता, तो प्रोटॉन तो अभी भी 7 ही होगा। क्लियर है? आयन में बदलता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर ये आयन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कितना होता, 7। अब ये -1 क्या बताता है कि इस पे -1 एक इलेक्ट्रॉन और आया है, ये माइनस आवेश चार्ज प्रकृति बताता है ऋणात्मक, और ये एक बताता है संख्या, मतलब ऋण आवेश एक आया, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे और आ गया। तो अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। न्यूट्रॉन अभी भी वही होगा जो पहले होता था। पहले क्या होता था, परमाणु भार माइनस क्रमांक। क्लियर है? मतलब आयनों के लिए सिर्फ बदलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। इस उदाहरण को लिख लो। एक उदाहरण चलो और कर लेते हैं, पे पॉज करके कॉपी कर लो इसको भी, ये करना जरूर है कॉपी। अगर Na+ की बात कर दे तो Na+ Na अगर उदासीन होता तो कितना होता, 11-23। तो अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को तो फर्क नहीं पड़ेगा और न्यूट्रॉन को भी फर्क नहीं पड़ेगा, 23 - 11 12। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो, अगर ये उदासीन होता तो इलेक्ट्रॉन कितना था, 11। अब ये +3 नहीं होता, +1 होता है ना, +3 भी अगर बोल दे स्पेशली तो मान लो यहाँ +1 ही लेते हैं हम लोग। चलो, तो अब ये +1 का मतलब क्या है, देखो 1 लिखे या ना लिखे, है ना, तो चलो लिख भी दिया, मतलब ये ऐसे लिखा जाता था। तो इस +1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 11 थे और एक चला गया, 10। तो मतलब आयनों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होगा, ये लिख लो। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, SO4-2, ये तो किसी परमाणु आयन के लिए था, है ना, ये अणु आयन है SO4, ये पॉज करके कॉपी कर लो। अगर SO4 की बात करें हम लोग, तो अगर ये आयन ना होता तो कितने इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो ये जो -2 होता है ना, या इसी को खैर 2- पहले लिखो बाद में लिखो, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो -2 आवेश होता है ये पूरे अणु के लिए होता है, ना कि ऑक्सीजन के लिए। पहली बात ये आपको पता भी है। तो मतलब अगर ये आयन ना होता तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, सल्फर कितना होता है, 32। बोलो, अरे ऑक्सीजन 8 16, सल्फर 16 32। तो यहाँ पे अगर ये आयन ना होता तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी, सल्फर के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16 प्लस,
ऑक्सीजन के कितने हैं 8, लेकिन 8 तो एक ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन है 4, तो 8 चौक 32। अब इतना इलेक्ट्रॉन कब होता अगर ये -2 ना होता, और ये -2 पूरे अणु के लिए है, मतलब इस पूरे अणु पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, तो कुल इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। अब जोड़ दो आप, 6 4 10 50, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं 50। हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्या बोला कि भैया उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, तो प्रोटॉन को इस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रोटॉन कितना होगा जैसे पहले था 8 × 4 32 और ये 16, कितना हुआ 48। और अब अगर न्यूट्रॉन निकालें तो इसका न्यूट्रॉन निकालो, 16 - 8 और ये है 4 बार, तो 4 × 8 प्लस ये है 32 - 16, तो ये भी कितना आया 32 48। तो अब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीख गए हो किसी भी अणु के लिए अथवा परमाणु के लिए, मतलब अगर परमाणु आयन होगा या फिर अणु आयन होगा, ये ध्यान रखना है कि पूरे अणु के लिए होगा ये आवेश। क्लियर है? कॉपी कर लो उसको, फिर यहाँ पे आते हैं। अब देखो इस सवाल के लिए हमने क्या कहा कि पहले कुल आयनों की संख्या निकाल लो, फिर एक आयन में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसका गुणा कर दो। तो एक ये तो हो गया कुल आयन, और एक आयन में इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो कितना 50, तो यहाँ पे 50 का वैल्यू रख दो। ये कितना हो गया 0.1 Na × 50। ये है आपका आंसर, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। क्लियर है? इसको कॉपी कर लो, पूरा कॉपी कर लो पहले एक बार जल्दी से, है ना, पॉज करके कॉपी कर लो। चलो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी हमने निकाल दिया इस सवाल के लिए और न्यूट्रॉन भी, दोनों आया कितना 48। तो अब देखो अगर कुल प्रोटॉन की बात करें, यहीं पे अगर कुल प्रोटॉन की बात करें तो क्या होगा, एक आयन में कितने प्रोटॉन गुणे कुल आयन, तो कुल आयन तो आपके पास कितना हो गया 0.1 Na, इसको सॉल्व कर लिया ना तो 0.1 Na हो गया, और एक आयन के लिए कितने मिले 48, तो कुल प्रोटॉन हो गए इतना। अगर इसी प्रकार न्यूट्रॉन की बात करें वो, तो पहले कुल आयन निकालो, कुल आयन हो गया इतना, और गुणे एक आयन में न्यूट्रॉन 48, तो कुल न्यूट्रॉन इतने। तो सवाल समझ में आ गया आपको? सेम कॉन्सेप्ट जैसे पीछे निकालते थे सवाल, उसी तरह इसके लिए भी निकालेंगे, बस पहले आयन की संख्या निकालेंगे जैसे वहां पे अणुओं की संख्या निकालते थे, फिर देख लेते थे एक अणु में कितने परमाणु या कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन, फिर कुल अणुओं से गुणा कर देते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, पहले आयन निकाल लो और फिर एक आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख लो, गुणा कर दो। पॉज कर लिए, कॉपी कर लिए, चलो चलते हैं अगले सवाल पे आपकी प्रैक्टिस के लिए, बस बाकी कॉन्सेप्ट तो इतना ही है ना। अब यहीं पे क्या देगा, कभी कभार आयनों की संख्या दे के द्रव्यमान पूछ लेगा, है ना, दो फार्मूले एक साथ लगा के निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखते हैं आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए। 2.7 मिलीग्राम 2.7 मिलीग्राम Al+3, इसमें आप कुल आयनों की संख्या बता दो, कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन की संख्या भी बता दो। चलो ये क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करो, सॉल्व करो, आपसे हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ट्राई करो और कोशिश करो एक लाइन में सॉल्व करने की। पहले कुल आयन निकालो, कुल आयन होगा मोल गुणे Na, फिर एक आयन में देख लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसी का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले लो। पॉज करके अपने से ट्राई करना है, ट्राई मारो, ट्राई, चलो कर लिए। चलो हम लोग करते हैं। तो पहले कुल आयनों की संख्या निकालो, यानी यहां पर क्या है, आयनों की संख्या जो क्या होगा, द्रव्यमान मात्रा बटा एल्यूमिनियम कितना होता है 1337 37 होता है, 27 होता है,
27 होता है ना, बाय मिस्टेक। ये सवाल में दिया जाता है। तो यहाँ पे 27 हो गया। तो ये तो हो गया मोल। अब मोल में अगर Na का गुणा करोगे तो कुल मिल गई आयनों की संख्या। और चलो एक 1 बाय 1 करते हैं। ये क्या है, आयनों की संख्या, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अपने को निकालना है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इसके एक आयन में इलेक्ट्रॉन निकालो। तो एक आयन में देखो, अगर ये उदासीन होता तो 13 थे। अब ये +3 का मतलब 3 गए, मतलब कितने बचे, 10। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक आयन में इलेक्ट्रॉन गुणे कुल आयन। तो कुल आयन तो आपके पास इतना है और एक आयन में इलेक्ट्रॉन है 10, तो ये हो गया। इसी प्रकार यदि कुल प्रोटॉनों की संख्या बताएं तो पहले कुल आयन लिखो। कुल आयन क्या होगा, मोल गुणा Na, और एक आयन में कितना प्रोटॉन था, तो यहां प्रोटॉन कितना है, 13। बात समझ में आई। अगर कुल न्यूट्रॉनों की संख्या लिखें तो पहले कुल आयनों की संख्या लिखो। कुल आयनों की संख्या क्या, मोल गुणा Na इंटू एक आयन में न्यूट्रॉनों की संख्या। पॉज कर लो, कॉपी कर लो। मतलब ये है, अब यहाँ पे बार बार ये मान बदल के कितने भी, अच्छा एक बात खास यहाँ पे देखो, मिस्टेक हो गई ना। ये जो मिलीग्राम था आपको ग्राम में बदलना था, मतलब 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ चलो हमने मिली हटा दिया अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए। अब ये ग्राम में हो गया, अब ये सवाल सही हो गया है ना। अगर आप मिलीग्राम में करोगे तो ये -3 लगाना पड़ेगा। पॉज करके कर लो कोशिश, है ना। कर लिए, चलो अगला सवाल लिखो। 12.6 ग्राम एजाइड आयन में एक ही चीज पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकाल लोगे। चलो पॉज करो और ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो, 2 मिनट हैं आपके पास, आंसर निकलना चाहिए। ट्राइट करो, ट्राई। चलो कर लिया आपने। अब सबसे पहले तो यहाँ ये खास बात की एजाइड आयन, ये फार्मूला नहीं दिया आपको, एजाइड आयन पता करना पड़ेगा क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है कि एजाइड आयन क्या है तब तो सवाल गया। एजाइड आयन ये होता है, ठीक है। मतलब ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि 12.6 ग्राम N3- आयन है और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। समझ में आ गई बात। अब ये देगा तब तो आप कर लोगे, अगर एजाइड आयन दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फार्मूले याद होने चाहिए। ये फार्मूले आपको हर चैप्टर में थोड़े थोड़े मिलते जाएंगे, याद करते जाओ। चलो यहाँ पे हम लोग आते हैं, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो उसके लिए हमने क्या कहा, पहले कुल आयनों की संख्या निकाल लो। कुल आयनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल इसका कितना होता है, 14, 42, 42, ये हो गया मोल। इसमें आप Na का गुणा करोगे तो आयनों की संख्या आएगी, और इसमें अब गुणा कर दो एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, देखो अगर ये आयन ना होता तो 7N14 होता, मतलब 7 × 21 इलेक्ट्रॉन। और ये -1 क्या बताता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। पॉज करके कॉपी कर लो। पॉज कर लिए। यहीं पे अगला उदाहरण मान लो नाइट्राइड आयन बोल दे वो, मात्रा कुछ भी ले लो, 21 ग्राम ले लो चलो, या 2.1 ग्राम ले लो। इतने का इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है N3-1। अब निकाल लोगे आप, सॉरी ये तो हमने एजाइड ही लिख दिया, N-3
ये होता है। तो फार्मूले याद होंगे तो निकाल लोगे आप। अब इसको सॉल्व करो, आप कर दें क्या? चलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मिल जाएगी इसके लिए? पहले आप क्या निकालोगे? कुल आयन क्या होगा? इसकी मात्रा 21 ग्राम ले लिया है, ये कुछ भी दे सकता है, 2.1 मान लो दे देता। और ये नाइट्रोजन कितना होता है? 14, ये हो गया मोल। इसमें गुणा करो Na का, तो आ गया आयनों की संख्या। और अब देखो एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर ये उदासीन होता तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, और ये -3 माइनस का मतलब 3 और आ गए, कितने हो गए? 10। पॉज करके कॉपी कर लो। चलो, इसी तरह आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लेना सबके लिए। तो अब ये तरीका तो आप समझ गए। अब देखो कभी कभार क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन से संबंधित, और पूछा भी है, जेईई में पूछा है बहुत पहले, है ना, तो अभी भी पूछ सकता है। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ ले, या 2 मोल, वो संख्या है वो चेंज कर सकता है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। ठीक है, अब चलो शुरू कर दें। आप ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। चलो शुरू करते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताना है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो पता है आपको, ये द्रव्यमान लिखता है ना, लिखा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये है 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कितने होंगे? सॉरी, इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। याद है आपको, 1 मोल में इतने कण होते हैं। अब ये कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.023 × 10⁻23। तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना पता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालो आप। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा सीधा सीधा 9.1 × 10⁻31 में 6.023 × 10⁻23 का गुणा करोगे, तो ये केजी में जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, लिख लो। ये आएगा 5.46, लगभग में है 5.46 × 10⁻⁻7 10⁻⁻7 किलोग्राम। -7 बोल रहा हूँ, -7 लिख रहा हूँ, -6। तो ये होगा। अब इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कैसे निकालना है? जैसे फिर से वही तरीका जाओ, जैसे एक डिब्बा है, उसमें लड्डू भरे हैं, मान लो 4 लड्डू हैं, है ना, और 1 लड्डू का द्रव्यमान है मान लो 1 ग्राम। तो पूरा कितना हो गया? पूरा द्रव्यमान कितना हो गया? 4 × 1 मतलब 4 ग्राम। तो उसी प्रकार 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? जैसे 4 लड्डू, तो कितने इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना। 1 लड्डू का द्रव्यमान 1, और कुल लड्डू कितना? 4। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। कर लिए, आगे चले। ठीक है, अब देखो इसी को सवाल को वो दूसरी तरह घुमा के देगा। ये तो सीधा सीधा 1 मोल का द्रव्यमान, ये तो समझ में आ गया कि कुल इलेक्ट्रॉन गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सवाल जो है इसे सीधा नहीं देगा, सवाल उल्टा घुमा के देगा।
अगर सवाल इसी को घुमा दे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना था, चलो इसी सवाल को घुमा दे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान, अब देखो द्रव्यमान दे देगा वो, पहले ये कॉपी कर लो, ये दूसरा सवाल मैं बोल रहा हूँ कि अब दे दे द्रव्यमान और पूछ ले इलेक्ट्रॉन, मैटर तो वहाँ फंसेगा, क्योंकि ये तो सीधा एक बार क्लिक भी कर सकता है। अब तो आपको याद ही रखना है, लेकिन ये आपको एक बार क्लिक भी कर सकता है कि ऐसा है कुल इलेक्ट्रॉन निकाल लें और 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर दें। लेकिन अगर सवाल घुमा दे, ऐसे पूछ ले 1 किलोग्राम, इस बार द्रव्यमान दे के इलेक्ट्रॉन पूछ ले, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले या मोल्स में पूछ ले, वो तो खैर बड़ी बात नहीं है, ये तो पता है अपने को। तो चलो अगला सवाल लिखो कि 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। क्या पूछ सकता है? कितने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। सवाल लिखो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, शायद यही क्वेश्चन पूछा भी गया है जेईई में, शायद कह रहा हूँ मैं, है ना, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, हो सकता है कुछ संख्या इधर उधर हो इसलिए। कॉन्सेप्ट सवाल तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी आप क्या निकाले थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये तो आप सीधा निकाल लिए कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां क्या है, द्रव्यमान दे के इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो अभी भी वही करना है, वो जस्ट रिवर्स कर देना है। कैसे? एक एक नियम आप जानते हो। जैसे हम क्या बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, ये तो बोलते हैं। अब इस लाइन को यदि पलटना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1। मजा आया होगा, बोलो। इसी लाइन को पलट के लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, तो इतने द्रव्यमान में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, चूंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो था, तो अब अपने को निकालना है क्या, देखो ये किलोग्राम आ गया इधर और इधर आ गया, जो निकालना होता है वो राइट साइड में लिखते हैं, आप जानते हो एक एक नियम का यही कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पे आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान पता है तो इतने में तो आपको पता चल गया, तो 1 kg में निकाल लो, 1 kg में ही पूछा है शायद। चलो अगर यहाँ 5 kg बोलता तो 1 का निकालने के बाद 5 का निकालते, गुणा कर देते, अभी 1 ही का निकालते हैं। चलो तो ये 1 था और ये बटा में जाएगा, 9.1 गुणे 10 की घात -31। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे काहे में, 1 kg द्रव्यमान में। कॉपी कर लो, और इसका जो वैल्यू आता है वो मैं लिख देता हूँ, वो आता है 1.1 × 10⁻30। 1.1 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है आपका आंसर। पॉज करो, कॉपी करो अच्छे से समझकर। ये वही कक्षा 6-7 का कॉन्सेप्ट ही है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ रहे हो ना, इस लाइन को हमने जस्ट उल्टा कर दिया। यहाँ पर आप सीखे क्या हो कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, बस। ये तो आप 8th-9th से ही जानते हो। चलो कॉपी करो, कर लिए, ओके। यहीं पे मान लो 10 kg, 5 kg, 8 kg कुछ भी बोले तो ये 1 था, 1 गुणा 5 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे तो 5.5, बस। कितने का भी पूछे, अभी 1 का पूछा था, 5 kg का पूछा, तो 1 का निकाल लेंगे, 1 का कितना होगा, 1 बटा इतना, और फिर 5 का गुणा कर देंगे। कर लो, इसको भी कॉपी कर लो पॉज करके। क्लियर है? चलो, मतलब द्रव्यमान आप निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन
का द्रव्यमान पूछे, अब मोलों की संख्या पूछे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे। अच्छा यहीं पे थोड़ा ट्विस्ट कर दें क्या, इसी सवाल को एक लाइन और बढ़ा देते हैं, चलो बढ़ा ही दें, याद आ गया तो 1 किलो, चलो 5 kg के लिए ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास कि 5 kg द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या बताओ। बस गणित गणित खेल रहे हो और कुछ भी नहीं, यहाँ केमिस्ट्री कहाँ है। या इसको ऐसे कैसे पूछेगा कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, बस। तो अभी तो आपने निकाली क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपको मोलों में बदल देना है, वहां भी सिंपल सी गणित लगेगी एक एक नियम का। क्योंकि आप ये तो जानते हो कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Na। Na मतलब 6.023 गुणे 10⁻23। चलो लिख लो यार, इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना, इतने। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मोल में बदलना हो तो इसको, इस लाइन को चलो यहां से सॉल्व करते हैं। पहले द्रव्यमान से शुरू करें, पहले इसी लाइन, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। आप देखो, अब अभी जो पीछे वाले दोनों सवाल करवाए इसके द्रव्यमान से संबंधित, उन दोनों सवाल से इसका आंसर निकाल सकते हो। पहले वाले से थोड़ा आसान पड़ेगा, और ये भी जो जस्ट पीछे कराया है इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी पड़ जाएगी। अच्छी का मतलब थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी। तो पहले वाले तरीके से करते हैं ना, ये मेथड 1 से करते हैं। मेथड 1 मतलब क्या है, तो भाई दोनों वही, लेकिन देख लेना आप, अंतर समझ लेना। अब चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहला वाला पार्ट, गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻−31 kg। और ये जो द्रव्यमान आया था कितना आया था, 5.46 शायद 10⁻⁻7 kg। देख लेना है ना, हम भी देख लेते हैं, इतना ही आया था 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके, इतना ही आया था। अब देखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है, तो इसको हम यदि उल्टा बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि इतने किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, इसलिए 5.46 × 10⁻⁻7 kg द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, ध्यान रखना यहां मोलों की संख्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं लिख रहे हैं, मोलों की संख्या बराबर कितना, एक मोल का ये द्रव्यमान है, मतलब इतने द्रव्यमान में 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो पूछा कितना है, 5 kg में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये गणित है, ये केमिस्ट्री कहाँ है इसमें। 5.46 × 10⁻⁻7 इंटू 5 का निकाल रहे हो ये, और ये क्या आया है, मोलों की संख्या, इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका आंसर। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, पॉज करो, कॉपी करो, मतलब अब कैसे भी सवाल दे दे, क्लियर है ना, कॉपी कर लो। अच्छा मैं मेथड 2 से भी बताऊंगा, जल्दी से कॉपी कर लो पहले, चलो कर लिए। ओके, अब मेथड 2 में क्या होगा, हम यहाँ डायरेक्ट मोल लिखे थे ना, मोल से अब उसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद उसको मोलों को बदल देंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी उसको मोल में बदल देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लिए, पॉज करके कॉपी कर लो। चलो दूसरा मेथड भी है, यही मेथड, वहां पे एक स्टेप थोड़ा सा घुमा कर, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा घूम कर और जाएंगे भैया, पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और फिर उस इलेक्ट्रॉन को मोल में बदल देंगे, क्योंकि अपने को पता है कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है। तो चलो कर देते हैं जल्दी से।
तो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी? 1। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, तो इतने द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन एक आपको निकालना कितना है? 5 kg में। ये कितना? ये एक, ये बटा में जाएगा 9.1 10⁻³ और ये जाएगा 5 गुणा में। ये इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं, इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं 5 किलोग्राम में। बात समझ में आई आपको? लेकिन अब ये अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसको मोल में चाहिए, मोल में चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो अब देखो, हम ये जानते हैं कि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 6.023 गुणे 10 की घात 23। बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? मतलब इसको यदि हम पलटे तो बोलेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन एक मोल में आते हैं। बात समझ में आ गई? पलट दो, 6.023 गुणे 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन बराबर एक मोल इलेक्ट्रॉन। तो अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी पता है? इतनी। तो इतने में कितना मोल आएगा? देखो, इतने में तो एक मोल है, तो इतने में कितना होगा? एक एक नियम लगाओ, पहले एक के लिए निकाल लो। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मोलों की संख्या क्या होगी? ये 1, और ये डिवाइड बाई इतना जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई आपको? अब इसमें निकालना है, इतनी संख्या में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स के। इसको मान लें क्या? n मान लें। तो अब क्या करोगे? एक के लिए पता चल गया कि इतने मोल, एक इलेक्ट्रॉन में इतने मोल, तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितने मोल? सीधा सीधा n का गुणा कर दोगे। इसलिए ये सिंपल सी मैथमेटिक्स चल रही है, केमिस्ट्री का तो नाम ही नहीं यहाँ पे। इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल होंगे? ये n का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये 1n डिवाइडेड बाई मोल इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना आप। मतलब ये है कि 5 किलो द्रव्यमान, 5 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के कुल कितने मोल होंगे? n बटा इतना, n का वैल्यू ये है। तो पॉज कर लो, कॉपी कर लो। पॉज करके कॉपी करो। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई द्रव्यमान की बातें, है ना। अब द्रव्यमान के साथ साथ आवेश पे भी आता है वो क्वेश्चंस जो है, इलेक्ट्रॉन, मोल और आवेश, इन तीनों को भी मिक्स करता है। कैसे करता है ये हम अगले सवाल में करते हैं। चलो सवाल आपके लिए लिख दिया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए। सवाल क्या है? एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? पॉज करो, ट्राई करो। आपके पास समय है कितना लोगे? 3.5 मिनट ले लो, 3 से 3.5 मिनट जितना मिलता है जेई के लिए लगभग। एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ट्राई करो। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आपको क्या बताना है? आवेश। चलो कर लिए आप लोग। अब यहां पर देखो, जिस प्रकार हम एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाले थे, उसी प्रकार एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालेंगे। फिर से वही मिठाई डब्बा लड्डू आ जाओ। 6 लड्डू हैं यहाँ पे, लड्डू बोलते हैं ना। चलो, एक लड्डू का जो द्रव्यमान था वो मान लो 1 ग्राम था। 1 kg तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो कुल द्रव्यमान के लिए एक का द्रव्यमान गुणे कुल,
तो उसी प्रकार यदि एक का आवेश मान लो वो 1 कूलाम हो जाता, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम, यदि 1 कूलाम हो जाता तो हम क्या करते, 1 का आवेश, चूंकि देखो आवेश सबका बराबर ही है यहाँ पे, तो 1 का आवेश कितना है 1 कूलाम, और कुल कितने हैं 6, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा इतना। उसी प्रकार 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अब देखो कुल आवेश कितना मिल जाएगा, लिख दें, शॉर्टकट अपने ही लिखें, मतलब शॉर्टकट का मतलब सीधा लिखेंगे जल्दी से, है ना। अभी हमने द्रव्यमान के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप किया है एक नियम, अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे। तो कितना होगा, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये होगा कूलाम में। क्लियर है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आएगा 96,500 कूलाम। ये लगभग की बात है ना। और इसी को हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं, मतलब 1 मोल का आवेश कितना है 1 फैराडे। ये भी आप याद करोगे, याद रहेगा तो अच्छी बात होगी। लिख लो, पॉज करो, लिख लो। सॉरी, क्या हो गया, चलो कर लिया। अब इसी सवाल को रिवर्स मारते हैं, है ना, पिछले वाले में द्रव्यमान की तरह। इस बार हम आवेश देके नंबर ऑफ मोल्स पूछ लें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लें। क्लियर है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो इस बार हम क्या दिए, हम कह रहे हैं कि 2 कूलाम आवेश। अब ये कूलाम आवेश की वैल्यू कुछ भी 5, 10, 15 ले लो, सवाल में कुछ भी दे सकता है। तो इतने कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या बता दो आप, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। पॉज करो, ट्राई करो, निकालो। अब देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या पूछा है, अगले वाले सवाल में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछ लेंगे। तो इसी का 2 पार्ट मानो आप, पहले वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, फिर दूसरे वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पॉज करो, ट्राई करो, ट्राई करो। आ जाए, चलो। अब देखो, अगर आपको ये याद रह गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे या फिर 96,500 कूलाम होता है, तब तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको वही एक नियम फिर से लगा के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको तो याद है कि 1 फैराड होता है, मतलब 96,500 कूलाम होता है। ठीक है। अब हम ये जानते हैं, अब देखो इसको पलटना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालनी है ना। तो पहले लिखो आप क्या जो जानते हो, ये जानते हो, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर, कूलाम में लिखेंगे, ध्यान रखना, 96,500 कूलाम, मतलब इतना कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल, मतलब कि 96,500 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन के मोल बराबर 1। इसी लाइन को पलट दिया। अब निकालना कितने आवेश के लिए है, 2 कूलाम के लिए। एक नियम, मैथमेटिक्स, नो केमिस्ट्री। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आएगा यही आंसर होगा। और ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉज करो, कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो। कर लिए, चलो। ये तो हो गया पहला पार्ट। अभी दूसरे पार्ट को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पूछा गया है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इतने मोल हैं। अब ये जानते हैं हम कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन Na, मतलब 6.023 × 10⁻23। तो इतने मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक नियम, सॉल्व करो, सॉल्व करो, हम मिटा के कर रहे हैं।
है ना। चालू करो, आंसर आया क्या? आ गया होगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है क्लास 6 की। चलो आ जाओ। अब हम ये जानते हैं, देखो आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन इधर होना चाहिए, मतलब एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻23। बोलो, तो ये तो मोल है ना, और आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक मोल में इतना, तो इतना मोल में कितना, इसको हम अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कैपिटल N मान लें। तो चूंकि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना, इसलिए कैपिटल N मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, गुणा n का वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो, देख लो, है ना सस्ता सा क्वेश्चन। कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो, ठीक है। अब ये कैसे भी सवाल दे, इसमें आवेश कुछ भी रख दे, आप सॉल्व कर सकते हो। कॉपी कर लिए, चलो अगले टाइप के सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब सवाल लिख लो पहले, फिर मिटाता हूं मैं इसे। Na+ आयन है और इसका एक मोल है, एक मोल Na+ आयन, और इसका क्या बताना है आपको, आवेश, चार्ज बताना है कि एक मोल Na+ आयन में कितना आवेश होगा। कूलाम में बता दो, चलो फैरेड में बता दो, है ना, फैरेड में ही बता दो। पॉज करो, ट्राई करो, सोचो क्या हो सकता है, कहाँ से जोड़ सकते हैं इस चीज़ को, जो अभी हम पढ़े हैं उसको कहाँ से जोड़ सकते हैं। कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि Na+ जो बनता है उसकी सिचुएशन क्या है, स्थिति परिस्थिति क्या है। तो आप जानते हो Na+ कैसे बनता है। Na कोई सोडियम परमाणु है, वो एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तब बनता है Na+। और जानते हो कि LHS और RHS दोनों के जो आवेश हैं, दोनों के जो चार्ज हैं वो बराबर होने चाहिए। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये Na+ का भी मतलब है क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब इन दोनों का आवेश 0 हो गया, इधर भी 0 है। मतलब ये है कि इस पे जितना धन आवेश होगा, इस पे उतना ही ऋण आवेश होगा। ये तो छोटी सी बात है, आप जानते हो, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, मैं बताना क्या चाहता हूँ। अगर 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 ये एक अणु था, सॉरी अणु तो नहीं है, अगर ये एक स्पीसीज, एक परमाणु है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। बोलो, अगर ये एक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। लेकिन इसी को अगर हम एक मोल ले लें, एक मोल Na ले लें, तो ये क्या करेगा, एक मोल Na+ बनाएगा। ये आबू गादरू लिखने की आदत पड़ जाती है में, और एक मोल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये बात तो समझ में आई होगी आपको, क्लियर है। अब हमने बताया कि इसका जितना आवेश उसका इतना ही इसका, क्योंकि दोनों जुड़कर होना है क्या, 0, क्योंकि इधर तो आवेश है 0। हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक और इस पे धनात्मक, लेकिन हम यहाँ पे परिमाण की बात करेंगे, क्लियर है। और एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी आप निकाल चुके हो 1 फैरेड, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1 फैरेड। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो गया, 1 फैरेड, या फिर 96,500 कूलाम। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। कॉपी किया क्या, किया क्या, कर लिया। चलो अगला उदाहरण लें, कॉपी कर लिया। अब अगला उदाहरण आपके सामने, ये Mg+2, एक मोल Mg+2, क्या बताना है आपको, चार्ज। आप क्या करो, इसको भी, इस आयन को बनाओ। अगर ये Mg था तो यहाँ से ये Mg+2 बना होगा,
और खास बात भैया जी कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आया क्या। अब ये दो इलेक्ट्रॉन अगर ये 1 मोल Mg होता तो ये 1 मोल Mg+2 बनाता। बोलो, और 1 मोल नहीं, अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागता। ये खास बात, क्योंकि अगर एक अणु था, परमाणु था, एक तत्व था, तब तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 फैरेड, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 फैरेड। छोटी सी बात, तो यहां पे जितना आवेश इसका उतना ही आवेश इसका, मतलब 1 मोल। आंसर कितना है? 2 फैरेड। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। मजा आ रहा होगा आपको, समझ में आया ना। चलो अब इसी में यार अगर 1 मोल की बात ही करना है तो जितने भी आयन्स बन रहे हैं दुनिया भर के बना दो। क्लोरीन आयन बना दो, फ्लोरीन आयन बना दो। अभी हमने प्लस लिया था, माइनस ले लो, उसमें क्या है तो वो कर लोगे आप। अभी यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, अगले उदाहरण में इसको 2 मोल ले लेते हैं, तो 2 मोल Mg+2। बोलो, 2 मोल Mg+2 पे क्या बताना है आपको? कुल चार्ज बताना है, कुल आवेश। तो 1 Mg के लिए तो यही होता, अगर यहां पर 2 मोल होगा, बोलो क्या होगा? 2 मोल, तो 1 मोल त्याग रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल कितना त्यागेगा? 4 मोल। और 4 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? 4 फैरेड। तो ये 4 फैरेड, तो ये भी 4 फैरेड, क्योंकि यूनिट होना है 0। तो अब देखो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 4 फैरेड। तो यहाँ से आपको जो मैं फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ वो भी लिखना है। पहले इतना लिख लो, पॉज करके लिखो, हमको मिटना है। लिखना जरूर इन चीज़ों को, ताकि फीलिंग पे ज़्यादा बात नहीं करते। चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो जो फार्मूला होगा वो होगा मोल गुणे 1 आयन पर, आयन के लिए आयतन लिख दिया, आयन पर आवेश। ये होगा कुल आवेश। अरे वही कॉन्सेप्ट तो चल रहा है यार, 1 मोल, 2 मोल, n मोल। क्या करोगे? मोलों की संख्या गुणे 1 पे निकालो। तो ये है अपना कुल आवेश, कुल चार्ज है ये। अब जैसे आप फटाफट निकालना है, वो रिएक्शन नहीं लिखनी है, खैर वो तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सोच सकते हो। लेकिन अगर मान लो सीधा सीधा लिखना है, 2/7 ही ले लो। चलो 2/7 मोल यही ले लो। चलो Al+3 कर देते हैं। इतने का आवेश बताना हो तो इतने के आवेश के लिए क्या करोगे आप? मोल 2/7 इंटू इस पे आवेश, 1 आयन पे आवेश कितना है? +3। अब देखना यहाँ पे +3 -3 नहीं देखेंगे, क्योंकि अपने को परिमाण निकालना है, संख्या लिख देंगे। तो ये कितना हुआ? 6/7। और ये आएगा फैराडे में। आपको कूलाम में बदलना हो तो इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकते हो। कॉपी कर लो, मतलब ये फार्मूला मिल गया है ना। अब इसी के लिए ये तो एक सवाल हो गया। मान लो एक आध सवाल और करना हो, नेगेटिव लोगे, SO4 ले लो -2, कितना मोल लोगे? 2.3 मोल ले लो। 2.3 मोल SO4 -2, इस पे बताना है आपको कुल आवेश। तो कितना होगा कुल मोल? आपको पता है 2.3 इंटू 1 पे आवेश। 1 पे आवेश कितना है? -2, लेकिन हम परिमाण लिखेंगे। ये है आपका आंसर। तो पॉज करो, कॉपी करो, और अब इस पार्ट पे
बस इतनी ही बात करनी थी अपने को। अब हम लोग फिर अगले वाले पार्ट पे अगली क्लास में बात करेंगे।